समझ नहीं आता कि आखिर ये देश चल कैसे रहा है, कानून संविधान से या फिर नेताओं की नेतागिरी से। क्योंकि इस देश के संवैधानिक पद पर बैठा एक व्यक्ति धमकी देता है, अगर दिल्ली के अवैध झुग्गियों को हाथ लगाया तो हम प्रधानमंत्री के आवास पर कब्जा कर लेंगे। अगर दिल्ली की झुग्गियों को तोड़ोगे, प्रधानमंत्री के घर में घुस करके हम कब्जा करेंगे, इसका इंतजार रखना। इससे बगैर हम भागने वाले नहीं हैं। जो लोग अवैध तरीके से सरकारी जमीनों पर सालों से रह रहे हैं, वो पत्रकारों को तब तक पीटते हैं जब तक कि उनकी हड्डियां न टूट जाएं। हमारे एरिया में कोई भी न्यूज वाला नहीं आएगा ना हम अलाउ करेंगे, जब तक नहीं मारा, मगर अब मारेंगे जो आएगा। धमकी दे रही ना आप, सीधे सीधे अब आप धमकी दे रही हैं। उछाल देना कोई बात नहीं। जमीन किसी की नहीं है, जमीन वो ऊपर वाले की है। मकान क्यों नहीं दिया? मोदी जी की भी सरकार नहीं है क्या? ऊपर वाला मकान दिया है, जमीन पे भेजे जब भी तो रह रहे हैं। सरकार की जमीन है। नहीं, सरकार की लीगल सरकार की ऐसा नहीं है। सरकार ऊपर वाले की जमीन है, ऊपर वाले ने घर जमीन पे ही भेजे। आपको पक्के मकान नहीं, मकान अपना बनाओ ना, मकान बना लिया। एक हफ्ता साथ में आएगा तो और पिटेगी। बच्चों को आगे कर देंगे, बच्चों को मार के जा फिर ले। रेखा गुप्ता साथ में पिटेगी, बच्चों को आगे कर देंगे, बच्चों को मार कर आगे जाना होगा। इस मानसिकता के साथ शांति दूतों ने सरकारी जमीनों को अपने अब्बा की जमीन बना लिया। क्या यही लोकतंत्र और उसकी खूबसूरती है? क्यों नेताओं के लिए वोट बैंक पहले और देश बाद में है, भले ही घुसपैठिए हों या फिर बलात्कारी? क्यों बच्चों को हमलों के लिए उकसाया जाता है और इन अपराधियों को बचाया जाता है? और क्यों ये शांति दूत इस देश की न्याय प्रणाली पर हावी हो बैठे हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। आप सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली की अवैध झुग्गी झोपड़ियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। मतलब सरकार को अपनी जमीन खाली कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है, गालियां खानी पड़ती हैं और साथ में अगर कुछ मिल जाए तो सोने पर सुहागा। जहां इन शांति दूतों के सामने सरकार को सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़े, वहां भला आम इंसान की क्या ही औकात होगी। यही कारण रहा कि इस महिला पत्रकार को इन शांति दूतों ने इतनी बेरहमी से मारा कि उसके पैर की हड्डी टूट गई। अपने घर की माँ बहन के साथ ऐसे चढ़ने लगते हो? तमीज है? ये क्या बदतमीजी है? महिला पत्रकार के साथ ऐसे कर रहे हो? मैं इससे बात कर रही थी ना। बदतमीज लोग, दुष्ट आदमी। यहाँ सवाल पूछने पर मुस्लिम महिलाएं चीखती हैं, चिल्लाती हैं, भाग जाओ नहीं तो मस्जिदों से ऐलान करवा दिया जाएगा। क्या ये उसी ऐलान की बात कर रही हैं जैसा गोधरा में राम भक्तों को जिंदा जलाने के लिए करवाया गया था? ये महिलाएं बच्चों को पत्रकारों के ऊपर हमला करने के लिए उकसाती हैं। और हाँ, ये वही महिलाएं हैं जिन्हें इनका पंथ बुर्के में लिपटे रहने का आदेश देता है। फिर ये गैर मर्दों के सामने बिना पर्दे के रहकर क्यों इतना चीख चिल्ला रही हैं कि अपने मजहब का पालन नहीं कर रही हैं? कुछ भी हो, महिला और बच्चों को आगे करना अब इस शांति दूतों की रणनीति का एक अहम हिस्सा बन गया है। क्योंकि CAA के खिलाफ शाहीन बाग में कारगर साबित हुआ था और अब हिम्मत इतनी बढ़ गई कि महिला यहाँ कहती है कि जो झुग्गी तोड़ेगा उसे तोड़ दूंगी, बच्चों को आगे कर दूंगी। ये बदतमीजी नहीं तो क्या है? ये सीधा सरकार और सुप्रीम कोर्ट को चुनौती नहीं तो क्या है? वैसे अब तक इन शांति दूतों को कागज दिखाने में डर लगता था, लेकिन अब सवाल सुनने में भी कान के पर्दे फटने लगे हैं। और ये इस देश में एक जगह नहीं है, सैकड़ों हजारों जगह पर ऐसे ही कानूनों को नंगा करके उंगलियों पर नचाया जाता है। अब मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाता हूं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। दिल्ली में करीब 1900 झुग्गी बस्तियां हैं जो अवैध हैं, जिनमें 10 से 12 लाख लोग रहते हैं। इनमें से 30 से 40% बस्तियां सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे हैं। यमुना, खादर, सीमापुरी, जाफराबाद, कालिंदी कुंज, ओखला और नसफगढ़, संगम विहार, तुगलकाबाद में ये अवैध बस्तियां फैली हैं। सटीक आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा भी ये बस्तियां हो सकती हैं। लेकिन इसी साल दिल्ली पुलिस ने 92 बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिम घुसपैठियों को भी पकड़ा है। गृह मंत्रालय का अनुमान है कि दिल्ली में 15,000 से 20,000 बांग्लादेशी और रोहिंग्या अवैध रूप से रहते हैं। ज्यादातर मुस्लिम बहुल बस्तियों में ये कब्जाधारी सरकारी जमीन पर बिना कागजात के रहते हैं। DDA के मुताबिक यमुना खादर में 70% जमीन पर अवैध कब्जे हैं। सवाल ये है, क्या ये लोग भारत को अपने बाप की जागीर समझते हैं? और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसके बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हो सकता है ये लोग भारत को अपने बाप की जागीर समझते हों। दिल्ली में अवैध झुग्गी बस्तियां सियासी पार्टियों का वोट बैंक बन चुकी हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक दिल्ली में मुस्लिम आबादी 12.86% थी, लगभग 22 लाख के समथिंग। और ये ज्यादातर सीमापुरी, जाफराबाद, मुजफ्फराबाद, ओखला जैसे इलाकों में रहते हैं।
इनमें से कई बस्तियां अवैध हैं और इन्हें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने 2013 से 2023 तक अवैध बस्तियों को बिजली, पानी और राशन कार्ड देकर उन्हें अपना वोट बैंक बनाया और यही केजरीवाल दिल्ली हारने के बाद जो अब तक पंजाब में डेरा डाले हुए थे, लेकिन जैसे ही वोटरों पर आंच आई तुरंत दिल्ली का रुख किया और बुलडोजर की कार्रवाई के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दिया और कह दिया कि या तो इन अवैध झुग्गियों को तोड़ना बंद करो, नहीं तो आंदोलन होगा, जैसा कि वो अक्सर करते आए हैं। केजरीवाल ने ऐसा किस लिए किया, क्या वो आप जानते हैं? क्योंकि केजरीवाल ने इन्हें बसाने के लिए बिजली, पानी, सरकारी जमीनों के साथ 10-10 हजार रुपए भी दिए हैं। केजरीवाल ने जब बाहर आए तो केजरीवाल ने मदद करी। केजरीवाल होते पे मेरे झुग्गियों में हाथ ना लगाई। हाँ, केजरीवाल ने आप लोगों को बसाने में काफी इंतजामात की। हाँ, अब केजरीवाल है ना जहाँ, तो इस वजह से जो झुग्गियाँ टूट गई और ना केजरीवाल जाके कि हम तुम कहू ना कहू बसाए देंगे। 10-10 हजार रुपया दे केजरीवाल ने। ये तो आप समझते ही होंगे कि ऐसे लोगों को राजनीतिक संरक्षण मिलता है तो क्यों मिलता है। आंकड़े बताते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को 90% से ज्यादा इनका वोट मिला था। केजरीवाल और कांग्रेस ने अवैध बस्तियों को वोट बैंक बनाया। 2013 से 2023 तक इन्हें हर सुविधा मुहैया करवाई। केजरीवाल ने बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को वोट के लिए बसाया, ऐसा दिल्ली के लोग खुलकर कहते हैं। 2025 में केजरीवाल ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर बीजेपी को झुग्गी तोड़ने का जिम्मेदार ठहराया। आम आदमी पार्टी गोपाल राय ने तो धमकी दे दी कि झुग्गियां अगर तोड़ी तो पीएम मोदी के घर पर कब्जा कर लेंगे। क्या ये कब्जा वैसा ही होगा जैसे बांग्लादेश में शेख हसीना के घर पर किया गया? क्या ये कब्जा वैसा ही होगा जैसे श्रीलंका में श्रीलंका के प्रधानमंत्री के घर पर कब्जा कर देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया था? गठबंधन ने मुस्लिम और यादव वोटों को जरूर साधा है। दिल्ली में राहुल गांधी ने संदेश खाली जैसे मामले पर विशेष समुदाय को चुप रहकर समर्थन देने की कोशिश की, जिससे कि पूरे देश के मुस्लिम वोट बैंक को साधा जा सके। क्यों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अवैध कब्जाधारियों को शह देते हैं? क्या ये भारत को वोट बैंक का गुलाम बनाना चाहते हैं? अवैध कब्जाधारी खासकर बांग्लादेशी और रोहिंग्या सरकारी जमीनों पर बिना कागजात के रहते हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 2024-2025 में 142 बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा गया। ये लोग ना तो यहाँ जमीन के मालिक हैं और ना ही इनके पास भारत की नागरिकता है, फिर भी हिंसा और धमकियों से अपनी जगह बचाने की कोशिश जरूर करते हैं। क्यों ये लोग भारत के कानून को ठेंगा दिखाते हैं? क्या ये वाकई भारत को अपना मानते भी हैं या सिर्फ सियासी तोहफों का फायदा उठाते हैं? क्या ये सब डीप स्टेट की साजिश है? विदेशी एनजीओ जैसे फोर्ड फाउंडेशन और खाड़ी देशों की फंडिंग अवैध बस्तियों को बढ़ावा देती है। जिस तरीके से ये लोग मदरसों को फंडिंग देते हैं, ठीक वैसे ही डीप स्टेट घुसपैठियों को फंड करके भारत को अस्थिर करना चाहता है। सोशल मीडिया पर लोग ये सवाल खूब पूछते हैं। हिंदू संगठन दावा करते हैं कि ये साजिश भारत की एकता, अखंडता को तोड़ने की है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की चुप्पी इस आग को भड़काती है। सवाल ये है कि क्या ये पार्टियां भारत की कीमत पर वोट बैंक बचा रही हैं? क्या वोटों की राजनीति के लिए देश के साथ खिलवाड़ कर रही हैं? और क्या जो बुलडोजर चला है वो वोटों की सियासत को तोड़ने की कोशिश है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर दीजिएगा। अब इन शांति दूतों के कुछ कारनामे भी सुन लीजिए। पहला तो हाल का ही आपको बताया कैसे पत्रकार के साथ मारपीट की गई। 2020 में दिल्ली दंगों को तो आप भूले नहीं होंगे। जाफराबाद में CAA NRC विरोधी प्रदर्शन के बाद हिंसा भड़की, 53 लोग मारे गए, 200 से ज्यादा लोग घायल हुए। दिल्ली पुलिस ने इसे सुनियोजित साजिश बताया था, जिसमें उमर खालिद को मास्टरमाइंड माना गया था। हिंदू संपत्तियों को इसमें निशाना बनाया गया था, ऐसा पुलिस रिपोर्ट में कहा गया। 2022 में हनुमान जयंती के मौके पर पथराव किया गया, 8 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। पुलिस ने चार्जशीट में कहा पहले से ही कांच की बोतलें बोरियों में भरकर रखी गई थी और पत्थर भर भर कर भी रखे गए थे और इन सब दंगों में दिल्ली में रह रहे अवैध घुसपैठियों के शामिल होने की बात भी कही गई थी। दिल्ली से बाहर निकले तो हरियाणा के नूंह में भी हजारों घुसपैठिए बांग्लादेशी रोहिंग्या रहते हैं और यहाँ भी अक्सर दंगे होते हैं। पत्रकारों को जाने की यहाँ भी अनुमति नहीं है और जब इनसे भी सवाल पूछे जाते हैं तो बवाल होता है। ये समुदाय अपनी गलतियां छिपाने के लिए हिंसा का सहारा क्यों लेता है? इन लोगों की मानसिकता तो बदलने की जरूरत है ही और ये बताने की जरूरत भी है कि इनके बाप का ये देश नहीं है और ये काम इस देश की शिथिल पड़े कानूनों और सरकारों को करना है। इन सरकारों को याद दिलाने का, बार बार याद दिलाने का, पिन करने का काम आपका भी है, क्योंकि आप ही के आसपास ये आप ही के संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। बाकी इन अवैध कब्जाधारियों पर और जो इनकी मानसिकता है और जिस तरीके की हरकतें ये कर रहे हैं उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।